स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में सही और गलत का फैसला आइडियल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे करना बड़ा आसान लगता है। कई सारे देश एक देश को समर्थन देते हैं कि गलत हो रहा है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इन्वेजन नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रिंसिपल्स और पॉलिसी को लेकर के यूरोप और अमेरिका ने बहुत क्रिटिसाइज किया रशिया को। लेकिन जब इकोनॉमिक कंडीशंस चरमराने लगती हैं, जैसे यूरोप आज इन्फ्लेशन में दबा हुआ है, पैसा नहीं है, यूएसए के ऊपर प्रेशर है इलेक्टोरल विंस का, वहां की अपनी जनता कह रही है कि हमारा पैसा वॉर लड़ने के लिए यूक्रेन को दे रहे हो, ये पैसा यूएस में डेवलपमेंट के लिए, यूथ एजुकेशन के लिए खर्च किया जाना चाहिए। जब इकोनॉमिक प्रेशर आता है तो आपके आइडियलिज्म और आपके वैल्यूज भी चेंज होने लगते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक वॉर, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो था वो एक वॉर बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, जहां पर यूएस ने बहुत सारे पैसे भी दिए यूक्रेन को वॉर लड़ने के लिए, यूरोप से भी सपोर्ट मिला, लेकिन कहीं भी आइडियल विन नहीं मिल पाई यूक्रेन को भी, क्योंकि यूक्रेन कहता था अगर सच में सपोर्ट करते हो यूएसए एंड यूरोप तो हमारी नाटो मेंबरशिप को भी अप्रूव कीजिए, जो कि अभी तक बात भी नहीं हो रही है नाटो मेंबरशिप की। और वहीं दूसरी तरफ पुतिन वॉज स्टैंडिंग वेरी हार्ड, वेरी टॉल। एक अलास्का मीट भी होती है पुतिन और ट्रंप के बीच में पीस टॉक्स को लेकर के कि वॉर को किस तरीके से रोक देना चाहिए, जो कि टॉक्स फेल कर जाती हैं बुरी तरीके से। ट्रंप always wanted to take credit for the greatest peacemaker deal of all the times, but वो peace deal flop हो जाती है, नहीं चल पाती है। लेकिन उनके ऊपर एक प्रेशर था, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले इलेक्शन के दौरान ये बात कही थी कि अगर मैं शायद यूएस प्रेसिडेंट उस समय होता तो ये वॉर शुरू ही नहीं होता, इस वॉर को निप इन द बड रोक दिया जाता वहीं पे। तो उनके ऊपर एक मोरल विक्ट्री का भी प्रेशर है आने वाले इलेक्शंस की तैयारी के पहले कि इस वॉर को हर हालत में रोक देना चाहिए, चाहे नतीजे कुछ भी हों। सही और गलत से इंपॉर्टेंट है वॉर रोक देना, वॉर को सही तरीके से रोकना, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, क्या वो यूक्रेन के फेवर में है, क्या वो रशिया के फेवर में है, इस चीज के बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा है कोई। होता यह है कि इस एक नई डील जो 28 पॉइंट्स की डील बनती है वो मीडिया में आ जाती है, और उस डील के बारे में पुतिन तुरंत कहते हैं कि यस आई एग्री टू द पीस प्लान। तो एक ऐसी डील जो आर्क राइवलरीज, जो आप जानते हैं कोल्ड वॉर के टाइम से दोनों एक दूसरे के राइवल थे, एक तरफ यूएसएसआर का रशिया और एक तरफ यूएसए, ये दोनों राइवल्स की तरह थे, और यूएस की बनाई हुई डील पे रशिया तुरंत हामी भरता है और कहता है कि ये डील मुझे मंजूर है। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन क्या करेगा, यूक्रेन इस डील को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इंडिया का क्या स्टैंड है इस पर, और ये जो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स लैंडस्केप है वो किस तरीके से बदलता हुआ दिखाई देगा। इसको क्लोजली एनालाइज करते हैं हम। तो हुआ ये We know about the leaked US draft plan to end Russia's war in Ukraine। तो एक लीक जो ड्राफ्ट था 28 पॉइंट्स का वो आता है, और स्टॉप वॉर इन यूक्रेन, ये बहुत देर से गुहार लगा रहे हैं, यूक्रेन के भी अपने लोग लगा रहे हैं, और यूक्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो इतने टाइम वॉर लड़ने के बाद जो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट था वो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट ना हो जाए, इसके लिए वो क्या कर सकता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। पुतिन बैक्स यूएस प्लान फॉर एंडिंग यूक्रेन वॉर एज ट्रंप गिव्स कीव अ डेडलाइन टू एक्सेप्ट। तो ट्रंप ने कीव को एक डेडलाइन दे दी है कि हम आपको इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहे थे, वॉर में एम्यूनिशंस प्रोवाइड कर रहे थे, और अगर आपको ये एम्यूनिशंस चाहिए तो आपको हमारी बात भी माननी पड़ेगी, नहीं तो ये एमिनिशंस रोक दिए जाएंगे। जरा मैप देखिए, एक इंपॉर्टेंट कंडीशनैलिटी जो निकल के आती है वो ये आती है कि अगर आप मैप देखेंगे, ये यूक्रेन है, यहां पर है क्रीमिया, दिस प्लेस इज क्रीमिया, जो 2013 में ही रशिया ने एनेक्स कर लिया था, रशिया ने कब्जा कर लिया था 2013 में ही क्रीमिया के ऊपर। अब रशिया क्या कर रहा है, ये जो ग्रे में आपको दिख रहा है ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूक्रेन, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो कुछ और पोर्शन जो रशिया को लगता है कि वो हमारा हिस्सा था, वहां पर कब्जा करने की कुछ कोशिश होती है। प्रो रशियन सेंटिमेंट्स भी है, एंटी रशियन सेंटिमेंट्स भी हैं, और वहां पर नाटो, ये जो ब्लू में आपको मैप दिख रहा है दिस इज नाटो, तो ये सारे नाटो की मेंबरशिप लिए। ड्यूरिंग द वॉर कई बार रशिया ने टेस्ट भी किया यूएस को और नाटो की प्रिपेयर्डनेस फॉर द वॉर को, कई बार अनमैन्ड
एरियल व्हीकल्स भी उस एरिया से गए जो वहां पर तहकीकात कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, बेसिकली व्हाट इज द मैप, व्हाट इज देयर प्रिपेयर्डनेस फॉर द अपकमिंग वॉर इफ इट एस्केलेट्स ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज यूक्रेन जो है वो अपनी इस टेरिटरी को वापस चाहता है, कहता है कि हम क्रीमिया की तरह इस टेरिटरी को भी जाने नहीं दे सकते हैं, ये हमारे लिए एक डिफीट है इनटू द वॉर, अगर हमें ये टेरिटरी नहीं मिलेगी तो हम वॉर कंटिन्यू करेंगे। बल्कि रशिया कहता है कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, दोनेत्स्क वाले एरिया, लुहांस्क वाले एरिया पे हमने जो भी कब्जा किया है वो टेरिटरी हमें दे दीजिए आप। और रशिया ने जो एनेक्स किया हुआ लैंड है उसको लेजिटिमेट तरीके से लेना चाहता है, ग्लोबल लेवल पर इसका एक्सेप्टेंस चाहता है कि इसमें यूनाइटेड नेशंस भी कहे कि हाँ, दिस पीस ऑफ लैंड एनेक्स्ड बाय रशिया बिलोंग्स टू रशिया। So whatever happens between both the countries must be talked through dialogue and diplomacy. Then only it will come to a congruence जहां पर दोनों एग्री करते हैं। और इसके लिए फैसिलिटेट कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। देखा जाए तो यूएसए ने किसको सपोर्ट किया? यूक्रेन को सपोर्ट किया। लेकिन आज जब डील होती है तो यूक्रेन को ऐसा लगता है कि यूएसए ने हाथ पीछे खींच लिया। द लीग प्लान दैट शॉक्ड द वर्ल्ड, उसमें क्या था? 28 पॉइंट का यूएस पीस प्लान हैज बीन ड्राफ्टेड। क्या क्या प्रपोजल्स थे जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रपोजल, यूक्रेन मस्ट गिव अप क्लेम्स ओवर रशियन कंट्रोल्ड टेरिटरीज इंक्लूडिंग क्रीमिया, ऑफ कोर्स क्रीमिया, पार्ट्स ऑफ दोनेत्स्क एंड लुहांस्क। तो दोनेत्स्क एंड लुहांस्क बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और रशिया ये कहता है कि वहां के लोग चाहते हैं रशिया से जुड़ना, बल्कि यूक्रेन अलाउ नहीं कर रहा है और वहां पर जाकर के कब्जा कर लिया गया मिलिट्रीली। देयरफॉर दीज टू एरियाज शुड बी गिवन टू रशिया। और इस बात के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन मस्ट अबंडन इट्स नाटो मेंबरशिप फॉरएवर, कि उनको अब इस बात की इच्छा, आशा, क्यूरियोसिटी हमेशा के लिए खत्म कर देनी होगी कि वो कभी नाटो के मेंबर बन भी सकते हैं और अप्लाई भी नहीं करेंगे। इवन यूएस मस्ट इंश्योर कि वो नाटो के मेंबर ना बने। यूक्रेन मस्ट होल्ड इलेक्शंस विद इन 100 डेज ऑफ साइनिंग द डील। अब एक बात बताओ मेरे को, आप लोग कमेंट बॉक्स में, कि अगर यूक्रेन ये डील साइन कर लेता है तो जेलेंस्की की मोरल डिफीट हो गई। जेलेंस्की ने जिस बात के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, लोग परेशान रहे, वहां पर सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे और एक वॉर टॉर्न एरिया में बहुत डिफिकल्ट लाइफ रही लोगों की, हर समय एक बॉम्ब, एक धमाका होता रहा। और उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडर जिसने कंटिन्यू किया वॉर को इतने दिन तक और उसके बाद भी हार मान गए, तो जेलेंस्की को पता है कि अगर इलेक्शंस हुए 100 दिन के अंदर तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि जेलेंस्की को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन मस्ट डीमिलिटराइज जोन्स अराउंड रशियन कंट्रोल्ड एरियाज, जहां भी रशियन का कंट्रोल है, जैसे कि लुहांस्क, दोनेत्स्क रीजन, ज़ैपोरिज़ा तक भी इनफैक्ट उसको डीमिलिटराइज करना पड़ेगा। यूक्रेन को अपनी फोर्सेस वापस बुलानी पड़ेगी। A ceasefire monitored by international forces, UN peacekeeping forces भी हो सकती हैं, possibly including the United Nations। तो वहां पर एक ग्लोबल फोर्स आए ताकि दोनों तरफ की फोर्सेस अपने बॉर्डर के अंदर पे रहे और कुछ टाइम तक वहां पर पीस पेट्रोलिंग की जरूरत है। तो ट्रंप का 28 पॉइंट यूक्रेन रशिया पीस प्लान रिवील होता है और यहां पे रिवील होने के बाद पता चलता है कि these conditions are not very much favorable for यूक्रेन। और पुतिन इसको ओपनली सपोर्ट करते हैं प्लान, कॉलिंग इट अ बेसिस फॉर फाइनल पीस। इसके बाद वॉर रुक जाएगा। अभी देखो यहां पे समझना एक चीज और है, वॉर को इंस्टेंट रोक देना, यहां पे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। किसी वॉर को बस रोक देना जरूरी होता है या फिर किसी वॉर को पीस डील तक किया। अभी हम चाहते हैं कि इसको डी एस्केलेट किया जाए, मैटर को डी एस्केलेट करके डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू नेगोशिएशंस को साइड टेबल पर चलाया जाए ताकि एक लॉन्ग टर्म फिजिबल सोल्यूशन आ सके। यूक्रेन को भी ये समझना पड़ेगा, आज क्रीमिया जा रहा है, कल दोनेत्स्क, परसों लुहांस्क और उसके बाद ज़ैपोरिज़ा रीजन। तो इन दिस वे यूक्रेन इज थिंकिंग कि कल को रशिया 2 टेरिटरी और कुछ पीस ऑफ लैंड और लेके जाएगा एंड देन अगेन द वर्ल्ड विल से ओनली वन थिंग, साइन अ न्यू पीस डील, और वहां पर थोड़ा टेरिटरी और यूक्रेन का चला जाएगा। ऐसे करते हुए तो 50 साल में पूरा यूक्रेन रशिया का हो जाएगा। सवाल यह है, डी एस्केलेट करने के बाद जस्ट टू स्टॉप द मैटर एट एनी कॉस्ट शुड नॉट बी द पैराडाइम राइट नाउ। उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के साथ नेगोशिएशन की जरूरत है। तो व्हाई वुड रशिया सपोर्ट द यूएस ड्राफ्टेड प्लान? क्यों उन्होंने सपोर्ट किया? बिकॉज ये रशिया के डिमांड्स के साथ 100% अलाइन हो रहा था। बिकॉज द प्लान अलाइंस क्लोजली विद रशियाज लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स। फॉर यूक्रेन दिस इजंट अ पीस प्रपोजल। ऑफ कोर्स ये पीस प्रपोजल तो नहीं है,
एक चॉइस है बिटवीन ह्यूमिलिएशन एंड एग्जॉशन। ह्यूमिलिएशन एंड एग्जॉशन, आज वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ह्यूमिलिएटेड फील करेगा कि हमने अपनी टेरिटरी जाने दी। एग्जॉशन मींस अगर वो आज वॉर को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है तो उसे अपने क्लोज एलाइज, सबसे क्लोजेस्ट एलाई यूएस तक से सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। यूरोप भी ये कह रहा है कि बस अब आप इस वॉर को रोक दीजिए, तो एग्जॉस्ट होने की लिमिट पर पहुंच जाएंगे ये। दैट विल बी अ क्रूशियल चॉइस टू मेक। अमेरिकन फैक्टर, व्हाई नाउ? अमेरिका ने कोशिश तो पहले से की है। अलास्का में दोनों देश के समिट्स, यानी पुतिन भी आए थे और ट्रंप के साथ भी मीटिंग हुई थी और उन लोगों ने B-2 बॉम्बर जेट्स लाए थे। दिखाया गया था वर्ल्ड को कि कैसे पीस डील की जाती है, बट उसका कोई कंक्लूजन इफेक्टिव निकल के नहीं आया। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि हम एक अच्छे तरीके से अपनी बात को मनवा दें और यूक्रेन को भी बताया इस बात को कि हमने रशिया पे बड़े सारे सैंक्शंस लगाए, हमने पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया प्रेशर डाला, आर्म ट्विस्ट किया कि अब आप इंडिया वाले क्रूड ऑयल मत खरीदो, डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल रशिया से। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए ताकि रशिया झुक जाए और इस वॉर को रोक दे। जब यूएस को ये अपनी पूरी स्ट्रैटेजी फेल होते हुए दिखाई देती है तो यूएस को समझ में आता है कि रशिया, चाइना, इंडिया, इन कंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमिक सैंक्शन से। They are independent and integrated into the Asian subcontinent, जिसकी वजह से अब यूएस को समझ में आ रहा है कि हमें बैकफुट पे ही जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ में उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो रहा है कि इलेक्शंस आने वाले हैं। लोगों का रीजनल सपोर्ट फॉर द डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी के लिए कम होता दिख रहा है। जिस बात पर उन्होंने विक्ट्री ली थी वो बात उनको दोबारा दोहरानी पड़ेगी। America isn't acting out of charity. This is a strategic fatigue for America. US has already spent over 120 billion on Ukraine. आप ग्राफ देख सकते हैं 2022 के बाद से कितना ज्यादा यूएस का मिलिट्री स्पेंड बढ़ता जा रहा है, और अगर ये वॉर आगे खिंच जाता है तो ये 67 बिलियन और स्पेंड कर जाएंगे वहां पे। तो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है। कांग्रेस इज डिवाइडेड, कांग्रेस भी डिवाइडेड है कि क्या करना चाहिए। अमेरिकन्स वांट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नॉट डिस्टेंट वॉर्स। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है उनको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैन्युफैक्चरिंग में, इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उनको, ना कि डिस्टेंट वॉर्स की। तो दिस इज द सेंटिमेंट ऑफ अमेरिका दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्शन कैंपेन्स फॉर द डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप हैज कैंपेन्ड प्रॉमिसिंग टू एंड द यूक्रेन वॉर इन 24 आवर्स। जब उन्होंने अपने लिए कैंपेन किया था तो उन्होंने कहा था 24 घंटे, बस मुझे सत्ता में आते ही 24 घंटे में ये वॉर रुक जाएगी। लेकिन वॉर रोक नहीं पाए और कई सालों तक नहीं रोक पाते हैं। तो इसलिए ट्रंप को ये बहुत बड़ा इंपैक्टफुल डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिस्पाइट इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ यूक्रेन, वो इस प्रपोजल को रखते हैं और कीव पे प्रेशर बनाया जाता है कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। हाउ? By forcing a negotiated settlement, even if Ukraine dislikes it, इसको फोर्स किया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। So this plan isn't just diplomacy, ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है। This is US electoral strategy to win votes. Ukraine might have to lose the land. US में डोनाल्ड ट्रंप को वोट जीतने के लिए यूक्रेन को अपने लैंड गंवाना पड़ेगा। यही है बिटर ट्रुथ। Why Russia said yes immediately? Because for Russia this plan does 3 things. 3 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले, ग्लोबल स्टेज पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिकॉग्नाइज करना। जैसे ताइवान एक देश है, उसको बहुत कम कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इट इज एक्सेप्टेड एज चाइना वन पॉलिसी के तहत वो चाइनीज टेरिटरी है, बट ताइवानीज रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज अ डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्री। महज 12 देश दुनिया के रिकॉग्नाइज करते हैं ताइवान को। उसी तरीके से लेजिटिमाइज करना एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का। रशिया चाहता है कि हमने ये जो टेरिटरीज ऑक्यूपाई की हैं, इसको पूरी दुनिया अब रिकॉग्नाइज करे, नया मैप ड्रॉ किया जाए रशिया का और कहा जाए ये रशियन टेरिटरी है। सो उनको इससे एक लेजिटिमाइजेशन मिल रहा है ग्लोबल स्केल पर, लेजिटिमाइजेस टेरिटोरियल एनेक्सेशन। और साथ ही साथ एक अपने प्रिंसिपल की भी विक्ट्री है। जिस तरीके से अमेरिका जस्टिफाई कर देता है अपना इराक पे वॉर, आज यूएसएसआर यानी रशिया भी अगर किसी टेरिटरी को अनेक्स करता है तो ग्लोबल स्टेज पर उसको जस्टिफाई करना ही है।
प्रिवेंट्स यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग नाटो फॉर एवर। तो उसको एक सिक्योरिटी वॉल्व मिलती है कि नाटो का प्रेजेंस मेरे वेस्टर्न डोर स्टेप तक नहीं आएगा। और यूक्रेन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया को कनेक्टिविटी मिलती है वार्म वाटर पोर्ट से थ्रू यूक्रेन इटसेल्फ। इसलिए यूक्रेन वो इंपॉर्टेंट लैंड एरिया है रशिया के लिए जो उसको कनेक्टिविटी देगा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। नाउ एंड्स वेस्टर्न मिलिट्री एड। वेस्टर्न मिलिट्री एड भी, जैसे वॉर रुक जाएगा वेस्टर्न मिलिट्री एड खत्म हो जाएगी तो एक तरीके से डीमिलिटराइजेशन का स्टेप आगे बढ़ जाता है। दिस मींस रशिया लूजेस नथिंग। रशिया का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। इट सिंपली फॉर्मलाइजेस गेन्स ऑलरेडी मेड। उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं। पुतिन नोज वॉर्स आरंट ऑलवेज वॉन ऑन द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, उसको एस्केलेट नहीं कर रहे हैं और उसके साथ साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। और किससे नेगोशिएशन कर रहे हैं? यूएस से नेगोशिएशन कर रहे हैं। समटाइम्स दे आरंट वॉन ऑन द नेगोशिएशन टेबल, दे आर वॉन ऑन द नेगोशिएशन टेबल। यूरोप भी स्प्लिट है। यूरोप क्यों स्प्लिट है? यूरोपियन इकोनॉमीज आर बैटलिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा रशिया से एनर्जी यूज करते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के थ्रू जर्मनी हैज बेल्ड आउट इट्स सॉवरिटी टू द रशिया। उसकी सॉवरिटी रशिया के पास है। एनर्जी सप्लाई सबसे ज्यादा रशिया कर रहा था यूरोप के लिए, तो वहां पे भी कॉस्ट बढ़ गए। स्टैगनेंट ग्रोथ आप देखेंगे यूरोप में बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिसीज, ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज की वजह से उनके वहां पे ग्रोथ अभी थोड़ी रुक सी गई है, स्लो डाउन है। रेफ्यूजी फटीक, बहुत ज्यादा रेफ्यूजी का इन्फ्लक्स है। ऑन टॉप ऑफ दैट अभी उनके पास डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पैसा अलग से लगाना पड़ रहा है क्योंकि दे आर सीइंग अ राइज ऑफ रशिया। प्लस नाटो मेंबर्स होने के बावजूद यूएसए उनको कहता है कि नो सर्विसेज, सिक्योरिटी जो है आपको आउटसोर्स कर रहे हैं आप यूएसए से, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ेगा, तो अपना डिफेंस बजट बढ़ाइए। जर्मनी, फ्रांस, इटली ऑल वांट स्टेबिलिटी। सबको स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। यूक्रेन इज बिकमिंग इकोनॉमिकली अनपॉपुलर इन यूरोप। उन्हें बस एक चीज लग रही है कि इस वॉर को अब वो कैसे देख रहे हैं। ये प्रिज्म चेंज हो रहा है, वो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। फॉर मेनी इयर्स यूरोपियंस क्वेश्चंस isn't how do we defeat Russia, now they are questioning it's now how do we end this war। रशिया को कैसे हराना है, इस बात पे बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि इस वॉर को कैसे रोकना है। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डिमांड सीट एट द टेबल ओवर रशिया यूक्रेन प्लान टू एंड द वॉर इन यूक्रेन, कि इसमें भी हमें बात की जाए, हम इसमें और कंड्यूसिव एफर्ट्स लगाएंगे किस तरीके से वॉर को रोका जा सकता है। इंडिया के लिए क्या एंगल है, जो बहुत समझदारी की बात है। इंडिया ने एक बैलेंस डिप्लोमेटिक पोजीशन रखी है। रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है एंड रशिया के अपने इंटरनेशनल रिलेशंस या किसी भी कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशंस पे इंपैक्ट पड़ते हैं, उसको भारत कहता है जैसे हम अपने बायलैटरल रिलेशंस को खुद सॉल्व करते हैं। हमें किसी इंटरनेशनल प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, ना हम चाहते हैं कि कोई और इंटरफेयर करे इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस में। उसी प्रकार रशिया यूक्रेन का मैटर एक बायलैटरल टॉक्स द्वारा, डायलॉग द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। नो सपोर्ट फॉर इन्वेजन, हम प्रिंसिपली किसी भी कंट्री के इन्वेजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। नो रिकॉग्निशन ऑफ एनेक्सेशन, कंटिन्यू ट्रेड विथ रशिया, डिस्काउंटेड ऑयल, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट टू यूक्रेन ऑल्सो एंड एडवोकेटिंग पीसफुल डायलॉग। वो डायलॉग पीसफुल होना चाहिए। वाई? बिकॉज इंडिया की प्रायोरिटी क्लियर है, अफोर्डेबल रशियन डिस्काउंटेड ऑयल। अफोर्डेबल ऑयल भी है और इस बुरे वक्त में इंडिया को अपनी दोस्ती रशिया के साथ भी निभानी है। डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई फ्रॉम रशिया एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस समय जो हमारा है जियोपॉलिटिक्स, वो बदल रहा है, वो बाइपोलर नहीं रहा, मल्टीपोलर हो चुका है। और यहां पर इंडिया इज अलाइनिंग विथ ऑल द स्मॉल पावर्स आउट देयर। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले यूक्रेन रिजेक्ट कर दे इस डील को। अगर यूक्रेन रिजेक्ट कर देता है इस डील को और वॉर कंटिन्यू करता है तो एक पॉइंट आएगा जहां पे वो खुद को एग्जॉस्ट फील करेगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट कम होता दिखाई देगा। और इस केस में कहीं ऐसा ना हो कि रशिया और आगे बढ़ जाए और ज्यादा लैंड ले ले। एक है एस्केलेशन, बेलारूस इंटर्स द वॉर एंड नाटो इंक्रीजेस इन्वॉल्वमेंट। एक तरफ से बेलारूस भी आ जाता है वॉर में अगेंस्ट यूक्रेन एंड यहां पे नाटो का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो उसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक शुरुआत जिसको कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत, जो कि होना बहुत मुश्किल है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस सब जान रहे हैं और बहुत सारे देश इकोनॉमिकली फटीग में है, थके हुए हैं। थर्ड कॉन्सिक्वेंस, यूक्रेन एक्सेप्ट्स अंडर द प्रेशर।
अगर यूक्रेन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा? लोग खुश नहीं होंगे, लोग बहुत नुकसान में होंगे और यूक्रेन के अंदर एक सिविल डोमेस्टिक आउटरेज होगा. जेलेंस्की में लूज द पावर एंड फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स परमानेंट. एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा. तो जिस तरीके से हमास इजराइल का वॉर है, आपने देखा है कि वो एक तरीके का परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है वहां पर, उसी प्रकार से कहीं ये भी एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए. What are your views? Do tell me in the comment box. A very good news for all the civil services serious aspirants. Long term foundation batch start हो रहा है हमारा 26 नवंबर से और यूज करना है कोड आपको ART Live to get the maximum discount. ऑलरेडी प्राइस बहुत स्लैश कर दिए गए हैं. 3 भाषाओं में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश. आप इसको ज्वाइन करने के पहले कोई भी क्वेरी हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो at 7303212303 पर. एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी. कोई भी डाउट्स हो, कोर्स में किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, एंड मोर ओवर ऑन टॉप ऑफ दैट लॉन्ग टर्म बैच क्यों कहते हैं इसको? हर स्टूडेंट अलग अलग लेवल से स्टार्ट कर रहा होता है, जहां पर एनसीईआरटीज कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप ना छोड़ें. एनसीईआरटीज, एडवांस्ड कोर्सेज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग और उसके साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो देश भर में पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको बुलाते हैं दिल्ली बोर्डिंग लॉजिंग फ्री प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए. अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हैं, आप सारे टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो आप क्वालिफाई करते हैं टॉप 10% स्टूडेंट्स को पीआरपी प्रोग्राम के लिए, और जो भी प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है उसको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए. सो डू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब द कोर्स. कोई भी डाउट हो तो रीच आउट टू मी. ऑल द बेस्ट. सी यू इन द क्लास. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.